स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू लैंड रिसोर्स। ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का ये पार्ट 3 है। सेकंड फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है, लैंड रिसोर्स। आज इसमें हम करेंगे कि लैंड रिसोर्स होता क्या है। लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है, उसका हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और किस तरीके से यूटिलाइज करते करते उसका हम डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर दिया और अब उसको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। लेट अस स्टार्ट। वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पर रहते हैं। लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है और ये किसी न किसी तरीके से हम इसके विदाउट जो है कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि विदाउट लैंड हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। परफॉर्म आवर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, यदि किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से वो लैंड से इंटरकनेक्ट है ही है। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अप मोस्ट इम्पोर्टेंट। लैंड कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। इस पे हम वेजिटेशन करते हैं, वाइल्ड लाइफ करते हैं, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब हर तरीके का जो भी हम कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हर में पार्ट में जो है लैंड इन्वॉल्व होता ही होता है। लैंड हैज़ इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। कि इंडिया की लैंड की बात करते हैं तो ये जो इंडिया की जो लैंड है उसके जो फीचर्स जो है वो वेरिएशन उसमें देखने को मिली है। किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिली है? कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर जो है प्लेन एरिया है, कहीं पर डेजर्ट है, आइलैंड्स है। ये हम 9th क्लास के चैप्टर में भी कर चुके थे। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। यदि टोटल प्लेन एरिया की बात करते हैं तो 43% एरिया लैंड का जो है प्लेन एरिया है। वो फैसिलिटी किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। वो प्लेन एरिया जो है उस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं और इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। 30% एरिया जो है माउंटेन एरिया है। 27% एरिया जो है कंट्री का प्लेटू एरिया है। तो इस प्रकार से जो है हमारी लैंड को जो है पार्टीशन किया हुआ है एक प्रकार से कि 27% एरिया जो है वो प्लेटू का है, 30% एरिया जो है वो माउंटेन्स का है और 43% एरिया जो है प्लेन एरिया है। अब है कि लैंड का यूटिलाइजेशन, कि किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं लैंड का। फर्स्ट है फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के रूप में फॉरेस्ट का हम किसी न किसी तरीके से जो भी अपना यूज करते हैं तो वो एक प्रकार से लैंड का ही यूटिलाइजेशन हो रहा है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, कुछ लैंड ऐसी है जो कल्टिवेशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बट उसको हम किसी दूसरे रूप में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे उसमें बिल्डिंग्स बनाकर, रोड बनाकर, इंडस्ट्रीज सेटअप कर कर, या उसमें जो है फैसिलिटीज़ इस तरीके की प्रोवाइड कर दें कि एग्रीकल्चर नहीं कर सकते बट हम उसमें दूसरा कोई भी वर्क कर सकते हैं, तो इस तरीके से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं हम। कुछ लैंड जो है अनकल्टिवेटेड है। अनकल्टिवेटेड का मतलब कि उसमें हम कंटिन्यूटी जो है एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। उसमें हम कुछ जैसे 1 साल के लिए हमने उसमें खेती की, फिर उसको 1 या 2 साल के लिए उसको हम खाली छोड़ देंगे। तब खाली छोड़ेंगे उसको तो उसमें जो है वापस फर्टिलिटी आएगी सॉइल में और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। या कुछ लैंड इस तरीके की है जो कि एग्रीकल्चर के पर्पज़ की नहीं है बट हमारे जो कैटल है वो वहाँ पर गार्जिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉलो लैंड्स। फॉलो लैंड्स का मतलब होता है कि वो लैंड जो एक बार कल एग्रीकल्चर किया, उसमें हमने खेती किया, फिर 1 to 5 ईयर्स के लिए उसको हमने खाली छोड़ दिया। 5 ईयर्स के लिए या 8 ईयर्स के लंबे समय के लिए उसको खाली छोड़ना पड़ता है और फिर उसमें दोबारा कर सकते हैं, तो वो कहते हैं फॉलो लैंड्स। नेक्स्ट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, की इंडिया की लैंड को किस तरीके से यूज किया गया है, उसका क्या पैटर्न बनाया गया है, क्या तरीका बनाया गया है। द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइन बोथ द फिजिकली फैक्टर्स सच एज ट्रोपोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब लैंड का हम यूटिलाइज करने की सोचते हैं, लैंड को यूज करने, तो उससे पहले हम 2 या 3 चीज़ें हैं उसकी जो पहले देखते हैं। फर्स्ट है ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी का मतलब है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा है। फिर क्लाइमेट, कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है या नहीं है, हम उसको लैंड को किस पर्पज़ से यूज करेंगे। और उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आप उसको खेती के लिए यूज कर रहे हो तो खेती के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वहाँ वो क्लाइमेट होता है या नहीं होता है। या फिर आपको बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ का कहीं हाई क्लाइमेट तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते। वहाँ की सोइल जो है वो किस तरीके की है, तो ये सब चीज़ हम देखकर फिर हम लैंड का यूटिलाइज करने के लिए सोचते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर ट्रेडिशंस। और पॉपुलेशन भी वहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी है और ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड है।
टोटल यदि लैंड की बात करते हैं तो एशिया का 3.28% में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया एशिया का लैंड ने कवर्ड किया हुआ है। 93% एरिया जो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो लैंड का कैसा है, प्लेन एरिया है। उसमें से कुछ इंडिया का 93% एरिया जो है इंडिया ने कवर किया हुआ है। उसमें नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया, इट मीन्स कि अपना ये आसाम अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा हिली एरिया। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वाला एरिया पूरा हिली एरिया। तो इस तरीके से जो प्लेन एरिया है वो पंजाब और हरियाणा वाला एरिया ही केवल क्या है, 80% एरिया पंजाब और हरियाणा का जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। अदरवाइज अदर कंट्री में जो 10 या 20% एरिया जो एग्रीकल्चर के लिए है। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से अब इसका डिग्रेडेशन हुआ है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हुआ है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन डिजायर 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। 80% एरिया पंजाब और हरियाणा का जो एग्रीकल्चर के लिए है। 10% एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ पर केवल 10% एरिया ही ऐसा है जिस पर एग्रीकल्चर हो सकती है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रीजन लो पॉपुलेशन ऑफ द नेट एरिया दिस स्टेट, कि वो रीजन्स आप फाइंड करो कि कुछ एरिया में जो है एग्रीकल्चर कम है या पॉपुलेशन कम है, तो वो क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आपको खुद करना है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर 33% जोग्राफिकल एरिया। फॉरेस्ट ने लैंड का 33% एरिया कवर्ड किया हुआ है। अब वो क्यों किया हुआ 33%, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाई गई 1952 में, और उसको में ये कंसिडर किया गया कि यदि इकोलॉजी को बैलेंस बनाए रखना है तो हमें उसके लिए जो है ये 33% एरिया रिजर्व करना पड़ेगा। किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, नहीं तो इकोलॉजी जो है अनबैलेंस हो जाएगी। इसके बाद फिर कुछ जो लाइवलीहुड के लिए जो है एरिया, इसमें लोग रहते हैं, वो वहीं से अपने फॉरेस्ट से ही अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड फ्रेम वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट अदर नॉन एग्रीकल्चर वास्ट इंक्लूडिंग रॉकी। कुछ एरिया इस तरीके का है जहाँ रॉकी एरिया है, एरिड एरिया है। रॉकी का मतलब कि पहाड़ी एरिया है, एरिड सूखा है कि वहाँ पर पानी फैसिलिटी नहीं है। कुछ डेजर्ट एरिया है, नॉन एग्रीकल्चर की भी कुछ एरिया है। तो इस तरीके का जो एरिया है वो भी 93% एरिया के ही अंदर आता है। रोड, रेलवे लाइन, इंडस्ट्रीज continuous use the land over long period times without taking appropriate measure। कुछ एरिया जो है लोगों ने उसका यूज कर रहे हैं विदाउट उसको मेजरिंग किया, कि मतलब कि वो कितना एरिया है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, विदाउट कोई प्लानिंग किया वो यूँ ही खाली पड़ा हुआ है और उसको यूटिलाइज किए जा रहे हैं। अब कि किस तरीके से हम लैंड का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैंड वी हैव शेयर्ड our land with the past generation will have do so with the future generation too। यदि हम लैंड का सही तरीके से यूज करेंगे तो ही हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए उसको सेव करके रख सकते हैं, मतलब उसकी फर्टिलिटी बनाए रख सकते हैं, उसमें जो रिसोर्सेज है उनको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। 95% ऑफ द बेसिक नीड ऑफ फूड, 95% जो है हमारी बेसिक नीड कहाँ से पूरी होती है, वो लैंड से ही होती है। फूड हमें लैंड से मिलता है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, ये सब चीज़ें हम कहाँ से पूरी करते हैं, लैंड के थ्रू ही करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट द डिग्रेडेशन लैंड अबाउट द एग्रीवेटेड पैक ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ कॉज ऑफ डैमेज द लैंड। मानव ने केवल एक्टिविटी यहाँ तक नहीं की कि उनको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यूज किया, उससे भी एक्स्ट्रा किया, और एक्स्ट्रा करके उस लैंड को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया, मतलब उसको बैरन बना दिया, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब उसको कुछ समय के लिए हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, तब उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरीके का बना दिया। एट प्रेजेंट द एयर देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स इज डिग्रेडेशन लैंड इन इंडिया। यदि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो एरिया है उसमें 130 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है डिग्रेडेशन कर दिया गया है, मतलब इस तरह इतना एरिया जो है अब एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता।
अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ द बिलोंग्स एट द कैटेगरीज फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कर दिया 28%, 56% जो है वाटर इरोड के कारण डिग्रेडेशन हो गया। स्लेन वाटर है वहाँ पर इसलिए डिग्रेडेशन हो गया वहाँ, या उसको एग्रीकल्चर में नहीं ला सकते उधर। ओवर ग्रेजिंग की अपने जो है जानवरों को वहाँ पर चराते रहते इसलिए भी वो फॉरेस्ट का लैंड का डिग्रेडेशन हो गया। माइनिंग के थ्रू, क्वारिंग के थ्रू, और इस तरीके से जो है लैंड का धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी एक्टिविटी को बनाए रखा और लैंड का डिग्रेडेशन करते रहे। अब कि लैंड का डिग्रेडेशन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, इसके साथ साथ ये अब थोड़ा और भी है कि लैंड को डिग्रेडेशन जो क्वेश्चन आता है तो आप यदि 5 मार्क्स का आता है तो इसको आप लेंथी करके लिख सकते हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश इरिगेशन, सॉरी ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है पूरा डिग्रेडेशन किसके कारण हुआ, माइनिंग के कारण, कि वहाँ पर लोगों ने माइनिंग ज़्यादा की। फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है सॉल्टी वाटर के कारण जो है लैंड का डिग्रेडेशन हुआ, या खारे पानी के कारण जो है सरफेस के ऊपर एक अलग ही लेयर आ गई और जिसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ या वो बैरन हो गई। कुछ एरिया जो है इंडस्ट्री का जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है उससे लैंड और वाटर दोनों ही पोल्यूट हो गए, तो यहाँ भी डिग्रेडेशन लैंड का इस तरीके से हुआ। अब है कि लैंड को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, तो जो जो अभी डिग्रेडेशन हुआ यदि हम उन सब चीज़ को स्टॉप कर देते हैं तो लैंड कंजर्व हो सकती है। जैसे ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल में करेंगे, जो इंडस्ट्रीज का जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल है उसको सभी जगह हम स्प्रेड नहीं करेंगे, सोइल का मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेन करेंगे, शेल्टर बेल्ट बनाएंगे प्लांटिंग की जिससे कि इरोजन होने से उसको रोक सके। तो इस तरीके से ये कुछ रीजंस है जिसके कारण हम सोइल का कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। सो गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे।